नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैदान जंग में आप लोग उतर जाइए और लग जाइए। और फिर वही आप लोग कहना चाहेंगे कि इस बार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं बल्कि फाड़ के आना है और यूपीपी में झंडा गाड़ के आना है। हमारी क्लास भी बीच में रुक गई थी थोड़ा कुछ दिक्कत की वजह से, और अब से ये क्लास डेली बाई डेली होगी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को हिंदी क्लास मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप मैथ पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आपकी होगी रीजनिंग की क्लास और चौथे नंबर पे आप जीके जीएस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास डेली बाई डे चलने वाली है। और देखिए लिखा भी क्या है कि तैयारी का डोज लेते रहो रोज, तभी आपको मिलेगी एग्जाम के बाद मौज। ठीक है, तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट होगा और जिसमें बारी बारी से हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए अल्फा टेक एजुकेशनल पॉइंट के साथ और लगे रहिए और अपनी मंजिल को इस बार जरूर पा लेना है और रुकना नहीं तो थकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न क्या है, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। क्या दिया है कि मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। मातृडाम का क्या बोला, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद। ठीक है, जरा पेन ले लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर है भाई? ब्लैक कलर लेते हैं, रेड। चलिए मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद, तो ध्यान दीजिएगा मातृडाम। तो सबसे पहले ये शब्द ही थोड़ा सा अशुद्ध टाइप है, इसको हम शुद्ध करते हैं। इसमें डबल री की मात्रा होती है, यानी बड़ी री कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या होता है संधि विच्छेद? मातृ प्लस ऋणाम, ऋणाम। ठीक है, यानी प्लस के पहले री और प्लस के बाद री मिलकर बड़ी री होती है। तो क्या बनेगा? मातृणाम, यानी मातृ प्लस ऋणाम। कौन सा है ऑप्शन? तो कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ये बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न। क्या दिया हमारा अगला प्रश्न? कर भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ आपका। तो देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि में कौन कौन आते हैं। एक आता है जिह्वा के आधार पे। कौन सा आता है? जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पे आपको मिलेंगे अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो इसमें आता है आपका क्या, इसमें पश्च में आपके आते हैं उ उ। ठीक है, उ उ, ओ औ आ, ये आते हैं पश्च में। और उसके बाद है आपका मुखाकृत के आधार पर। मुखाकृत के आधार पर इसमें आपका आता है कौन कौन सा आता है? कहेंगे विवृत, ठीक है, अर्धविवृत, अर्धविवृत, फिर संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, ये आते हैं संवृत। ठीक है, तो कहेंगे संवृत में क्या क्या आता है? तो कहेंगे संवृत में आपका आता है इ ई उ उ, यानी आपका उ किस में आ रहा है? संवृत में आ रहा है। और कहेंगे पश्च में आ रहा है। तो जरा देखिए ऑप्शन में पश्च और संवृत दिया है, कहेंगे जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये पश्च में और संवृत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ठीक है,
चलिए देखिए, कह दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो जरा देखिएगा, रट्टा मारने से चीजें याद नहीं होती, इससे वाक्य बनाइए, या तो क्रिया के आधार पर, या तो विशेषण के आधार पे, या तो कभी कभी काल के आधार पे, हम कारक के आधार पे पता कर लेते हैं। तो देखिए, यदि हम कहें सर्वनाम के आधार पे, सर्वनाम के आधार पे पता कर सकते हैं। तो ये क्या है, दुपट्टा, प्रकृति, फुल्का, हीरा। तो कहेंगे क्या होगा, ध्यान देखिएगा, प्रकृति, कहेंगे प्रकृति की घटनाएं या हमारी प्रकृति, हमारी नेचर। तो पता चल रहा है कि हमारी यानी क्या, इससे हमारी एक होता है हमारा, तो हमारी होता है पुल्लिंग, हमारा होता है हमारी होती है स्त्रीलिंग, हमारा होता है पुल्लिंग। तो यही आएगी हमारी किसमें, प्रकृति। ये बाकी ये पुल्लिंग है, जैसे मेरा दुपट्टा, मेरा हीरा, ठीक है। फुल्का क्या होता है, फुल्का यानी फुलाने की अवस्था, जैसे रोटी फुलाने की अवस्था क्या बोलते हैं, फुल्का बोलते हैं। तो फुल्का भी क्या आपका है, पुल्लिंग है। यानी प्रकृति यानी हमारी प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्या है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, यानी इसकी बात कर रहा है ये सुहावना शब्द। कर रही है क्या सुहावना शब्द, ठीक है। तो जरा देखिए, क्रिया विशेषण, विशेष्य विशेषण या संज्ञा। तो ये बताइए ये किसको इंडिकेट किया है, ये मौसम के बारे में बता रहा है कि मौसम कैसा है, सुहावना है। तो जब किसी के बारे में आप कुछ कहते हैं या बताते हैं उसके बारे में, तो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यानी विशेषण, ये क्या है सुहावना शब्द, कहेंगे विशेषण है। क्या है, विशेषण। अब मौसम क्या हो गया, कहेंगे संज्ञा। मौसम शब्द क्या है, संज्ञा। और उसी के बारे में जो कहते हैं, संज्ञा को ही क्या बोलते हैं, विशेष्य भी बोलते हैं। और क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है, कहेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द, किसके, संस्कृत भाषा के शब्द। ठीक है, और तद्भव का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे तद्भव का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत भाषा से चलकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे कहलाते हैं तद्भव। तो देखिए, नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य। तो क्या होगा, इसमें पूछा क्या है, तत्सम पूछा है। तो आपको पता है तत्सम इसमें कौन सा है, नारियल तद्भव है, इसका तत्सम बनता है नारिकेल। उपरोक्त क्या है, तद्भव, इसका तत्सम बनता है उपर्युक्त। ठीक है, तो आलस्य, आलस्य का होता है तद्भव आलस, यानी ये आलस्य आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ये है तत्सम, तत्सम ही तो पूछा था, तो ये हो गया तत्सम। ऐसा तद्भव क्या होगा, तो तद्भव बनता है आलस। क्या बनता है, आलस। ठीक है, तुरंत क्या है, तुरंत तो आपका क्या अव्यय पद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न, छठवां क्या है, कर श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो श्रृंगार का शब्द का तत्सम भाई बहुत सरल है। ठीक है, शुद्धवर्तनी भी जान लीजिए, यही शुद्धवर्तनी भी होती है, यही शुद्धवर्तनी भी होती है। यही कहेंगे ये वाला कैसे सही होता है, तो याद रखिएगा, ये जो श्रृंगार में स्र स, ये स्र है ना, ये स्र, ये आधा तालव्य स और र से मिलकर बनता है। ठीक है, तो फिर जब आप इस पर री की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रृंग श्रृंगार हो जाएगा। यानी एक तो खुद ही री में र की ध्वनि है, इसीलिए ये गायब कर देते हैं, ये र होता है जो छिपा होता है, तो इसीलिए ये वाला आपका सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। क्या है सातवां प्रश्न, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश मतलब क्या होता है, बोलते रहे उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश है। यार उसकी आवाज़ में तो मीठापन है ही नहीं, उसकी बात में मीठापन है नहीं। तो मतलब कर्कश का मतलब क्या होता है, जिसकी आवाज़ में तीखापन हो। तो उसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, जिसकी आवाज़ में मीठापन हो। और मीठापन इसमें इसका मतलब है, कहेंगे मधुर का। क्या है, मधुर का होगा। ठीक है, कठोर का कैसे मुलायम होता है। और विनम्र का क्या होता है, विनम्र का अविनम्र भी हो सकता है, और विनम्र का शायद शिथिल भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
चलिए देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गलत वाला पूछा है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? गलत। तो जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य, सही है भाई। फिर क्या है? जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक, ये भी सही है। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, नहीं, जो कम खर्च करने वाला उसको बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं, मितव्ययी। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा क्या है? यही हमारा गलत है। इसका मतलब इसी को हमें ट्रिक करना था। ठीक है, जो इतिहास लिखे जाने प्रागैतिहासिक। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा दिया है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करे। तो कह रहा कलेजे पे हाथ रखता, सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। तो हमारा ऑप्शन है भाई, क्या कर रहा है कि आखिर अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं उसकी सजा पाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? सिर धुनता है, मतलब उसको पछतावा होने का एहसास होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सिर धुनता है। ये कलेजे पर हाथ रखता है नहीं, असमंजस में नहीं, फूट फूट कर रोता है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा 10वां प्रश्न। कर बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता है उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसमें परिवर्तन या उसमें कोई नई विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यानी क्या है? इसमें संधि भी है बहि प्लस मुखी। इसमें संधि भी कौन सी है? बहि प्लस मुखी, यानी विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग का आधे र में परिवर्तन होता है। और पूछेगा कि उपसर्ग कौन सा है, तो जब यही विसर्ग आधे र में बदलता तो क्या होता है? बहिर होता है आधा र, यानी ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 11वां प्रश्न क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताइए। तो क्या होता है? अति प्लस आचार, यानी इसमें कौन सी संधि है? कहेंगे यड़ संधि है। कैसे बनता है? तो प्लस के पहले यदि ई उ और री आता है तो क्या बन जाता है? ये बनता है आधा य, ये बनता है आधा व, और ये बनता है आधा र। तो इसमें क्या है? आधा ई है तो ई बन जाएगा आधा य, यानी ये हो गया त आधा और बगल में आधा य आ गया, तो ये त इसके साथ जुड़ेगा, हो जाएगा आचार। ठीक है, अत्याचार। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? अति प्लस आचार, यानी सी वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न क्या है? करण निर्दय में समास है। तो निर्दय में देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन काटिए। देखिए जिस हिसाब से ये दिख रहा है निर प्लस दय, और निर आपका क्या है? अव्यय पद है, तो उसके अनुसार तो अव्ययी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो हम इसमें एक दूसरा समास ढूंढेंगे। कैसे? समास विग्रह के आधार पे। तो निर्दय यानी जिसमें दया न हो, अर्थात दया रहित व्यक्ति। तो क्या हो गया? यानी कह सकते उस हिसाब से तो हमारा बहुव्रीहि जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बहुव्रीहि ही सही होगा। ये दिगु है नहीं, द्वंद तो है नहीं, बच गया कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो कर्मधारय नहीं हो सकता क्योंकि जिसमें दया न हो अर्थात दया रहित व्यक्ति होता है, यानी बहुव्रीहि समास होगा। आप चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं। हमको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी कि भाई कैसे होगा, लेकिन जब इसके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी लिया तो पता चला कि नहीं, इसमें बहुव्रीहि समास ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारा 13वां क्या दिया है? निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको पता है संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य के जो शब्द होते हैं वो और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए आदि अव्यय पदों से जुड़े होते हैं। तो देखिए कि इसमें और आया है, एवं, तथा, या, अथवा आया, कहेंगे हाँ जी हाँ, हमारा ऑप्शन सी में आया है। यानी यह क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य यही होगा। कहेंगे बाकी सब क्या है? आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो देखिए कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, क्योंकि, बल्कि, परंतु आदि शब्द यदि आते हैं तो ये क्या होते हैं? मिश्र वाक्य। यानी ये हमारा क्या है? मिश्र है। ठीक है,
और बता, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात है। जब एक उद्देश्य और एक विधेय, तो क्या होता है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये भी क्या है, कहेंगे सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये हमारा 14वां प्रश्न क्या है, कहेंगे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। तो कहेंगे द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, तो कह रहा है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो कहेंगे कर्मठ, नहीं, कर्मठ व्यक्ति यानी योग्यशाली, योग्य व्यक्ति को बोलते हैं। कपट मतलब छल। सपाट मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्लेन यानी मुलायम। तो बचा क्या, कहेंगे कपाट। कपाट को ही क्या बोलते हैं, द्वार या दरवाजा, यानी द्वार, इसका समानार्थी क्या होगा, कपाट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, यदि त्रुटि है यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यदि त्रुटि है तो इसमें चुने, कोई त्रुटि नहीं है तो आपको चौथा चुनना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, नहीं, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, यानी यहाँ पर ने क्या कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। तो इसका मतलब हमारी त्रुटि किसमें, पहले वाले में है, यानी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये रहा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, हाँ, यानी करा कि अगर कोई बदलाव की जरूरत नहीं, ये अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित करा, इसकी जगह यदि आप कोई वाक्य बदल सकते हैं इस ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना नहीं बदल सकते हैं तो सी वाला आप चूज कीजिएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पढ़ते क्या है, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी उस देश के, नहीं, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। जरा देखिए इसी पे अच्छे से बैठ रहा है, बैठ रहा कि नहीं, पढ़िए, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये हमारा 17वां क्या दिया है, कर वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति, यति मतलब क्या होता है, विराम यानी रुकना, यति होती हो तो कौन सा छंद कहा जाएगा। अरे भैया कौन सा होगा बताइए, जो सोरठा, रोला, सवैया, कवित, नहीं, क्या है, कहेंगे रोला है, इसी में होती 24 मात्राएं। ठीक है, सोरठा में तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13, बाकी ये तो सवैया है और ये कवित है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहेंगे दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, या धर्म सम्मत दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार। कर धर्मनिरपेक्ष यानी किसी धर्म को ज्यादा सम्मान नहीं, सारे धर्मों को बराबर, तो क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, मतलब आप किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है, यानी सारे धर्मों को आप मानते हैं। तो क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लगता है आज तक 18 प्रश्न इसमें थे और ये हमारा सेशन आज का यही तक रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट यानी कल वीडियो में लेकर आएंगे और ये क्लास डेली बाय डेली चलती रहेगी। और आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हिंदी चलेगी, दूसरे नंबर पे हमारी मैथ चलने वाली है, तीसरे नंबर पे हमारी चलेगी यानी जीके जीएस और चौथे नंबर पे चलने वाली है रीजनिंग क्लास। तो सारे यानी हमारी 4 लोगों की टीम है और ये क्लास डेली बाय डेली चलती रहेगी। और लास्ट में फिर कहेंगे कि इस बार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं बल्कि फाड़ के आना है और यूपीपी में झंडा गाड़ के आना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।